अभी न लाली छूटी भैया, अभी न वो दिन भूले। क्या बात। वीर लाडले सीना ताने, फांसी ऊपर झूले। अरे वाह। गोला बरसे नंगी पीठें, लगी तोप के आगे। अरे बोछारन में कौंधी सन 57 की शमशीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर। 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। आज जो हमारा विषय है वो यह है कि आजादी का सांस्कृतिक आंदोलन, मेले, दशहरे, रंगमंच और सिनेमा। जी हाँ, इन सारी चीजों का योगदान भी देश की आजादी में बहुत ज्यादा रहा है। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए रुद्रपुर शहर के जाने माने कारोबारी और रंगकर्मी पवन अग्रवाल जी और सामाजिक कार्यकर्ता रंगकर्मी शालिनी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं शुरुआत पवन अग्रवाल जी से करूंगा। जो मेले दशहरे का दौर हुआ करता था और जो रंगमंच की एक मौजूदगी थी, इन तीनों चीजों के योगदान को आप किस तरीके से अपने शब्दों में समेटना चाहेंगे? देखिए, किसी भी राजनीतिक विचारधारा का या कोई भी क्रांति जब समाज में होती है जी, तो अगवा तो नेता लोग होते हैं जो उस समय राजनीतिक नेतृत्व कर रहे होते हैं जी। लेकिन अगर जनता की आवाज़ उसमें मिलती है तो उसमें कहीं ना कहीं साहित्यकारों का, कलाकारों का, संगीतकारों का बहुत योगदान होता है। क्योंकि प्रेरणा देने का काम वही लोग करते हैं कि राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए हर आदमी लड़ने के लिए तलवार लेकर नहीं चल सकता, बिल्कुल। लेकिन बाकी लोग उसकी मानसिकता तैयार करने का काम जो करते हैं अपने अपनी कला के विधा से करते हैं। और ये विधाएं हैं सब कला की, चाहे वो हम लिख के करें, चाहे हम कविता के रूप में करें, चाहे हम सिनेमा बना दें उस विषय में कोई, चाहे हम रंगमंच में कोई नाटक खेल दें, तो ये सब उसी की सपोर्टिंग में होते हैं। शालिनी जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि कोई महत्वपूर्ण घटनाएं जो मेले दशहरे से होकर गुजरती हैं, जहां पर आजादी का जो आंदोलन है परवान चढ़ता है, इतिहास में कोई घटनाएं अगर आपको याद आती हैं तो बताइए। जब हम आज़ादी के अपने सांस्कृतिक आंदोलन की बात करते हैं तो जो ये सांस्कृतिक आंदोलन है इसमें मेले दशहरे का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत योगदान रहा है इसमें। अगर हम 26 नवंबर 1913 की एक घटना को याद करते हैं, जब राजस्थान के बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम में जो था, जो कार्यक्रम के दौरान गोलियां चली थी, वो एक मेला ही था, मेले का ही वो कार्यक्रम था, जिसमें कि जो भील विद्रोह के नेता हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उनके जो अनुयायी हैं और हजारों उनके जो भील स्त्री पुरुष हैं और बच्चे हैं वो वहां पर एकत्र हुए थे और अंग्रेजी फौज ने उन पर गोलियां बरसाई थी। करीब 2000 से भी ज्यादा जो निहत्थे भील आदिवासी लोग वहां पर थे वो उसमें शहीद मारे गए थे और कई लोग उसमें चोटिल हो गए थे, जख्मी हो गए थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, मैं इस घटना को थोड़ा सा अगर विस्तार करूं, जो ये राजस्थान के बांसवाड़ा का जो मामला आप बता रहे हैं मानगढ़ का, ये आदिवासी जो भील विद्रोही थे वहां पर या आंदोलनकारी थे वो आदिवासी जनजाति समाज से हैं और उन लोगों की जो लड़ाई थी वो जल जंगल जमीन की थी और साथ ही साथ रियासतों के खिलाफ भी उनकी एक लड़ाई थी। और इस लड़ाई से क्षुब्ध होकर अंग्रेजों ने उनके एक जो उत्सव होता है आदिवासियों का, उस उत्सव में हमला किया और 2000 से ज्यादा निहत्थे लोग मारे गए। ये इतिहास में बहुत बड़ी घटना है और इस घटना के बाद से न सिर्फ पूरे राजस्थान के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो आवाज उठी वो बहुत तेजी से उठी। इसके बाद एक बड़ी घटना जलियांवाला बाग कांड की आती है सर, उसको अगर याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी अंग्रेजों का विरोध का जो वातावरण बनना शुरू हुआ जी, तो पंजाब में अमृतसर में 1919 में एक गैदरिंग हुई, इकट्ठे हुए लोग, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की बातें की गई वहाँ पे। तो उस समय का जो डायर था उसने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। वो भी एक तरह का मेला था, मेले के माध्यम से 31 अप्रैल का दिन था, जो वैसाखी का पर्व था, उस पर सब लोग इकट्ठे हुए थे, निहत्थे थे, लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए वहाँ के जो डायर थे, तो उन्होंने सीधे सीधे गोली की आर्डर दिया और बहुत लोग उसमें मारे गए। तो ये मेले उस समय के जो थे जन आंदोलन, सीधे सीधे कोई बात तो कर नहीं सकता था, ना तो अखबारों का बहुत प्रसार था, ना कोई टीवी थे, ना कोई चैनल था। तो उस समय ये लोग इकट्ठे करने का एक माध्यम होता था मेले। उन मेलों में ही आजादी की बात चुपके किसी ना किसी माध्यम से की जाती थी और उसको भी ये लोग भांप लेते थे, तो अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं होता था। तो इतना बड़ा कांड उन्होंने किया कि बैसाखी के दिन अब भी हम जब याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमृतसर हम जाते हैं तो कुआं देखते हैं, उसमें उस समय कहते हैं उसमें पानी की जगह खून हो गया था, इतनी गोलियां चली दीवारों पर, की मिट्टी लाल अभी भी है और गोलियों के निशान हमने खुद देखे वहाँ पे। तो किस तरह से अत्याचार करते थे अंग्रेज और कैसे लोगों ने फिर भी उसकी परवाह किए बिना अपने आप को तैयार किया आजादी की प्राप्ति के लिए लड़ने के लिए।
जी, और जलियांवाला बाग कांड हमारे आजादी के इतिहास में एक ऐसी घटना है जिसने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधा और ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक महत्वपूर्ण कील का काम किया। और इस घटना में 400 से ज्यादा जो आम नागरिक थे, आंदोलनकारी थे, उसमें कई क्रांतिकारी भी थे, वो शहीद हुए थे। और इस घटना के जो चश्मदीद थे पवन जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जनपद का नाम ऊधम सिंह के नाम से है और शहीद ऊधम सिंह उस समय छोटे थे, बाल्यावस्था में थे और उन्होंने इस घटना को देखा था और उसी दिन ये कसम खाई थी कि मैं इस जनरल डायर को मार कर ही इस घटना का बदला लूंगा। और 1940 में उन्होंने लंदन में जाकर उस दोषी अंग्रेज अफसर को सरेआम गोली से उड़ा दिया था। और बहुत संयोग की बात है कि हम जनपद ऊधम सिंह नगर में रहते हैं जो शहीद ऊधम सिंह के नाम से है। इसके अलावा जो मेले दशहरे का जो जिक्र आता है या चीजें आती हैं, उसका महत्व आता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब जैसे अगर हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो फौजी, अंग्रेजी फौज में भी जो हिंदू और मुसलमान जितने भी हमारे भाई सिपाही लोग जो उसमें थे, उन लोगों ने एक बड़ी बगावत कर दी थी उनके अगेंस्ट। तो उसमें अब इस तरह के जो बड़ी क्रांतियां हैं, वो जाहिर सी बात है कि ये जो क्रांतियां हैं वो किसी बारक में नहीं हो सकती प्लान। तो उसके लिए ये मेले दशहरे या इस तरह के जो वो होते थे, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म जितने भी रहते हैं, आम जनता के माध्यम से जुड़ने का या और क्रांति का माहौल बनाने का, तैयारी करने का, ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म हुआ करते थे। कोई घटना इसके अलावा पवन जी आपको याद आती है मेले दशहरों को लेकर? नहीं, मुझे तो 1857 से जब गदर के नाम से एक, जिसको अंग्रेजों ने गदर कहा और हम उसे अपना स्वतंत्रता संग्राम का पहला अध्याय मानते हैं, वहाँ से जब युद्ध के लड़ाई की छेड़ी थी, सब लोगों ने मिलकर रोटी ले लेके गांव-गांव में प्रचार किया था, खुद लोगों ने जा जाके कि भाई इस दिन हमने क्रांति करनी है। और दुर्भाग्य से वो समय से पहले हो गई, इसलिए शायद वो सफल नहीं हो पाई। जी। तो उसके बाद आज भी हम उन्हीं घटनाओं से प्रेरणा लेते हैं। असल में ये जो मेले, दशहरे, रंगमंच और सिनेमा जो आपने विषय रखा है ना, ये वास्तव में लोगों को एक मानसिकता बनाने के लिए, एक उनका चरित्र निर्माण करने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, एक देशभक्त बनाने के लिए काम आते हैं। इन्हीं से प्रेरणा लेकर हम अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास कर सकते हैं और अच्छे लोग ही अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। सूफी संतों ने या बाउल फकीर साहब ने, साधु संतों ने गा के लोगों के बीच में, मोहल्लों के बीच में जाकर और एक तानपुरा लेकर या वो चीजें लेकर भी जन जागरूकता के अभियान किए हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, जो सन्यासी विद्रोह के जो अगवा थे बाउल और बाउल फकीर और साधु सन्यासी जितने भी ये लोग थे, तो बाउल मेलों में ये लोग मेलों में घूम कर आजादी का अलग इन्होंने जगाया था। मेले के अलावा भी जो गली मोहल्ले हुआ करते थे या लोगों के बीच में जाने का, और इस तरह से ही वो लोग जाकर के जो ये आजादी का अलग जगाया उन्होंने, मेले दशहरों में खूब इस्तेमाल इसका उन्होंने किया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे संथाल विद्रोह की, तो जो संथाल विद्रोह का पर भी जो लिखा हुआ है आनंद मठ उपन्यास, उसके जो गीत वंदे मातरम के रचनाकार हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी मुर्शिदाबाद के पास लोग, उन्होंने भी काली मंदिर में भूमिगत रहते हुए ही इस उपन्यास को लिखा था। ये एक सांस्कृतिक पहलू है पवन जी, जो भारत माता का पूरा हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। इतिहास में जो चीज दर्ज है कि ये बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के जो राइटर हैं, जो वंदे मातरम के राइटर हैं, उन्होंने ये मुर्शिदाबाद के पास में एक जगह थी लाल गोला, वहाँ पर क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का और जो ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उन लेखकों का, साहित्यकारों का, सब लोगों का जमावड़ा जिस मंदिर में होता था वो काली मंदिर था। और काली मंदिर की प्रतिमा, ऐसा कहा जाता है कि काली मंदिर की जो प्रतिमा थी वो प्रतिमा झुकी हुई थी। उसी झुकी हुई प्रतिमा से उन्होंने अपनी रचना आनंद मठ में भारत माता का जिक्र किया है और उसको जो जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा है, वो कल्पना वहाँ से आई है। और फिर जब रविंद्रनाथ टैगोर जी आते हैं, वो उस कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा क्लियर करते हैं और जो छवि एक निकलकर हम लोग भारत माता की देखते हैं, वो उनके जो शिष्य हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य हैं नंदलाल बोस जी और अमित कुमार हालदार जी, उनके द्वारा वो चित्र तैयार किया गया है। उस पूरी भारत माता के चित्र को देखकर कैसा प्रतीत होता है पवन जी? उस चित्र को देखकर भाव विभोर तो हर व्यक्ति हो ही जाता है।
तो वही वो जो बेड़ियां भारत माता के चित्र पर दिखाई गई थी, उसी से युवाओं को प्रेरणा मिले कि हमारी माता अभी गुलाम है, इसको आज़ाद करने का हम सबका फर्ज है। तभी उसी के प्रेरित हो के लोग इकट्ठे हुए, संगठित हुए, गोपनीय आंदोलन चलाए गए। कुछ लोग उसमें नरमपंथी बने, कुछ लोग उसमें हथियार के बल पे क्रांति लाना चाहते थे। तो वो 2 भागों में बटे, कुछ लोगों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया, कुछ लोगों ने बंदूक का रास्ता अपनाया। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा शाली जी कि आदिवासी विद्रोह जो है, जो 1857 के बाद सर बिरसा मुंडा का आदिवासी विद्रोह है, और 1894 में वो शहीद होते हैं बिरसा मुंडा, और पूरे आदिवासी महकमे में उनको बहुत सम्मान के साथ आज याद किया जाता है। उनका पूरा का पूरा आंदोलन जो है वो आदिवासी मेले से ही पनपता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, अभी हम अगर देखिए रुपे जी, अगर हम अभी का देख रहे हैं समाज, तो बाजार बिल्कुल घर घर तक पहुंच गया है। हर घर में सभी सुविधाएं हैं, संचार के माध्यम है, हर घर में पेपर है, मोबाइल है, हर हाथ में मोबाइल है, और संचार के और साधन है, सोशल मीडिया है, सशक्त मीडिया लोगों के पास है। तो आज ये सब चीजें हम लोगों को बस सुनी कहानी सी लगती है, लेकिन वो एक दौर अलग था जब ये संसाधन नहीं होते थे लोगों के पास। तो उस समय में सिर्फ यही था, जो हम लोग इतने बातें कर रहे हैं कि हाँ इस तरह के जो मेले दशहरे या ये जो प्लेटफॉर्म होता था कि हाँ लोगों के बीच जा करके ये बाउल गान और जो सन्यासी विद्रोह है, ये सब तो उस समय पे ये केंद्र हुआ करता था कि इसी तरह हुआ करती थी, परंपरागत चीजें हैं, इसी तरह से लोगों के पास जा करके तब ये क्रांति को लाया गया और इसे घर घर तक पहुंचाया गया। उस समय संस्कृति की जो लोक विधाएं थी या लोक वाद्यंत्र थे या लोक तरीके थे, जिसमें मेला दशहरा भी है, या गाने बजाने की जो संस्कृति थी, बाउल संगीत का या भाषण गान का, या तमाम तरीकों का अलग अलग जगह होता था। हमारे उत्तर भारत में अगर आप देखेंगे तो नौटंकियों का दौर हुआ करता था, नाटक नौटंकियों का दौर हुआ करता था। तो उस समय की अगर पुरानी चीज़ों में जाते हैं तो किस तरीके की छवियाँ उभरती हुई नजर आती हैं? देखिए, रंगमंच की अगर जहां तक बात करें तो रामलीला भारत का एक बहुत बड़ा एक मंच रहा है जी। और सदियों से, मतलब सैकड़ों साल से ये रामलीलाएं खेली जाती रही हैं, गुलाम भारत में भी और उसके बाद आज तक भी खेली जा रही हैं। ये राम के चरित्र को उभार कर एक तरह से राष्ट्रीय चरित्र का ही निर्माण होता था, क्योंकि अन्याय के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा अपने आप ही मिलती थी राम से, कि राम ने अन्यायी रावण का खात्मा किया, तो उसी तरह हम लोगों को इन ब्रिटिश आतताइयों का खात्मा करना है। ऐसी प्रेरणा हमें रामलीलाओं से मिलती थी। रामलीलाओं के बाद नौटंकी होती थी, उसमें भी बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र को उभारा जाता था, गाने के माध्यम से, नाटक के माध्यम से। तो वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरित करती थी और उसी से प्रेरित होकर जन आंदोलन का एक रूप बनता था। आज़ादी से पहले की लड़ाई हमने नहीं देखी, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा अनुभव इसका इमरजेंसी के दौरान किया। कोई बात अपनी कहने का कोई मौका नहीं होता था, इकट्ठे होने पर पुलिस पकड़ के ले जाती थी। तो ऐसे समय में हमने साइक्लो स्टाइल पर्चे बनाए, एक गुप्त रूप से कुछ पत्र छापे, जिनमें लोगों को प्रेरित किया गया कि हमें इसका विरोध करना है, हमें आज़ादी वापस चाहिए, अपनी लोकतंत्र वापस चाहिए। तो इसको देखकर हमें लगता है कि उस समय और ज्यादा कठिन परिस्थितियां थी। ये परिस्थितियां तो फिर भी आजाद देश में थी हमारी, और गुलाम देश में तो और ज्यादा अत्याचार होते थे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। बद से बदतर हालात थे। उस समय लोगों ने कैसे कैसे संघर्ष किए होंगे, हमें उनका ऋणी होना चाहिए, हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए। उनकी वजह से आज हम खुल के कोई भी बात कर पा रहे हैं, नहीं तो वो बेचारे तो बात भी नहीं कर सकते थे खुल के कोई लोग। युवाओं के लिए एक जैसे 1857 को याद करने की कविता की एक पंक्ति मुझे याद आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। अभी न लाली छूटी भैया, अभी न वो दिन भूले, क्या बात, वीर लाडले सीना ताने फांसी ऊपर झूले। अरे वाह। गोला बरसे नंगी पीठें लगी तोप के आगे, अरे बोछारन में कौंधी सन 57 की शमशीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। ये बहुत ही मार्मिक गाना है और इस गाने को जब मैंने बहुत समय के बाद सुना है। अगर पवन जी इसका मुखड़ा तो आपने सुना है, कोई अंतरा अगर याद हो तो मैं चाहूंगा कि दर्शकों को जरूर सुनाइए। अंतरा ही था वैसे तो। जी जी जी। सागर चरण पखारे गंगा शीश चढ़ावे नीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। तो ये अभिव्यक्ति थी, जो रचनात्मक लोग थे वो अपनी अपनी प्रतिबद्धता को अपने अपने मंच के हिसाब से, अपने अपने जिम्मेदारियों के हिसाब से व्यक्त करते थे। नाटक होते हैं वो सीधे सीधे
संवाद का माध्यम होते हैं, जनता से जुड़ने का माध्यम होते हैं, और वहाँ आप अपनी बात को सीधे से स्ट्राइक करती है लोगों के लिए और सीधे सीधे बात कह पाते हैं। नाटकों के संदर्भ में या नौटंकियों के संदर्भ में शालिनी जी क्या कहना चाहेंगी? जब ये अस्पृश्यता वाली बात हो रही है तो नाटक नहीं, मुझे एक मूवी, एक फिल्म है अछूत कन्या, शायद अछूत कन्या का एक 2 लाइनें मैं गाना चाहूंगी। रूह पर छाया अंधियारा, जाने उजाला कब आएगा, कब तक गहरी रात रहेगी, कब तक गहरी रात रहेगी। 1936 में ये फिल्म आई थी सर, अछूत कन्या, और जो इसमें अभिनेत्री का किरदार निभाया था वो देविका रानी जी थी। और एक बड़ा इसमें तथ्य ये है कि जो संगीतकार की भूमिका थी वो भारत की पहली महिला थी जिन्होंने संगीत दिया है, और उनका नाम था सरस्वती देवी जी। नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भी बहुत चर्चित हैं, जिसमें अंधेर नगरी जरूर आपने सुना होगा सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। नहीं, अंधेर नगरी चौपट राजा हर कालखंड में दोहराया जाता रहा है। आज भी कई बार उसका शो देखने को मिल जाता है। हाँ। और उसकी लाइनें आज तक अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, बच्चे बच्चे की जुबान पे रहता है। हाँ। तो वो सामाजिक परिदृश्य कि भाई राजा अगर ऐसा हो जो उसकी नगरी अपने आप चौपट हो जाती है अगर राजा ध्यान नहीं देगा तो। जी उस पर था केंद्रित। वो हम सीधे सीधे सर सिनेमा पे बात करना चाहेंगे, और सिनेमा की जो शुरुआत है उस शुरुआत भारत में किस तरीके से हुई, कैसे हुई, थोड़ा सा जो स्टार्टिंग मूक फिल्म है या बोलती हुई फिल्म है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। भारत में फिल्मों का जो इतिहास है आज़ादी से बहुत पहले नहीं है, केवल 30-35 साल के पहले 1913 में पहली बार दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र करके फिल्म बनाई थी, जो कि मूक फिल्म थी। उसमें आवाज़ कैसे आएगी ये उस समय तक तकनीक में नहीं था। 1931 में पहली बार एक मूक फिल्म आई आलम आरा, जिसमें आवाज के साथ फिल्म देखने की शुरुआत हुई। हाँ। और उसके बाद जो आपने फिल्मों का जिक्र किया, अछूत कन्या 1936 में आई, 1943 में देवदास आई, हिंदी और बांग्ला में बनी। और 1946 में नीचा नगर जिसका आपने जिक्र किया वो आई। हाँ। तो नीचा नगर को पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था भारत की किसी फिल्म को। नीचा नगर कानपुर उत्सव पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भारत का नीचा नगर नाम की फिल्म को मिला था। और उसके बाद आजादी मिल गई। आजादी के बाद भी आजादी के तराने के गाने गाते हुए बहुत सारी फिल्में आई, जिनमें आजादी के लिए लोगों को दिखाया गया कि कैसे आजादी प्राप्त करी, लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया गया। मनोज कुमार की फिल्में इस मामले में देशभक्ति के मामले में बहुत ज्यादा प्रेरित करती थी। कोई गाना मनोज कुमार का, जो कि पवन जी की बहुत अच्छी आवाज है, पवन जी गाने के जब इस बोल के बाद जो डायलॉग आता है कि चुप क्यों हो गए, और सुनाओ। है मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
निश्चित तौर पर ये गाना जब भी सुना जाता है और हर दिल दिमाग बहुत भावुक हो उठता है। एक महत्वपूर्ण जो घटना है सर, वो 25 मई 1943 को होती है, जब इंडियन पीपुल्स थिएटर यानी कि इफ्टा की स्थापना होती है। तमाम सारे वो नाम जिनसे सारे दर्शक रूबरू हैं, जानते हैं, उनको पहचानते हैं। उस इफ्टा की क्या भूमिका पूरे देश के आंदोलन में बनी है? इफ्ता के संस्थापक सदस्य थे पृथ्वीराज कपूर जी। उसमें उस समय के जो महत्वपूर्ण कलाकार थे, चाहे संगीतकार थे, चाहे निर्देशक थे, सब उसमें शामिल हुए थे, जिनमें महत्वपूर्ण नाम बलराज साहनी का है, संगीतकार सलील चौधरी का है, हाँ। और भी बहुत से उस समय के जो भी फेमस लोग थे, सब लोग इफ्टा से जुड़े। भूपेन हजारिका थे, हाँ, बहुत सारे नाम थे। अभिनेता बलराज साहनी है, रंगकर्मी उत्पल दत्त जी हैं, ये सभी जी जी, सलील चौधरी इफ्ता में सभी ये लोग। हाँ, ये सब लोग इफ्टा का स्थापना करी। इन्होंने सिनेमा के माध्यम से अपनी चीजों को आगे बढ़ाया। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सिनेमा के विकास में निभाई। मतलब ये कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग में, प्रारंभ में जितने भी सिनेमा जगत में फिल्म इंडस्ट्री थी, एक तरीके से वो पूरी की पूरी आंदोलन के पक्ष में थी, आजादी के पक्ष में थी, अंग्रेजों के खिलाफ थी। सारे के सारे फिल्मकार, अदाकार, रंगकर्मी इस आंदोलन का हिस्सा थे। जाते जाते एक आखिरी कमेंट हम दोनों पैनलिस्ट से लेना चाहेंगे कि आजादी की लड़ाई, सांस्कृतिक आंदोलन, रंगमंच, मेले दशहरे और सिनेमा, इसकी पूरी ऑल ओवर भूमिका और आज का जो परिदृश्य है, तो देशवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा? ये सारे माध्यम हमको प्रेरणा देने के लिए हैं जी। और कोई बदले हुए रूप के साथ आज भी सब माध्यम मौजूद हैं। आज हम ज़्यादा सुविधा संपन्न हैं, हमारे पास सोशल मीडिया है, हम अपने विचारों को बड़ी आसानी से दूर दूर तक भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। तो लेकिन बस दिल में एक बात रहनी चाहिए कि ये देश मेरा है, मेरा इसके प्रति कर्तव्य है, मुझे इसको संभाल के रखना है, मुझे इसके प्रति समर्पण रखना है। ये भाव रहेगा तो ये सारे माध्यम हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, और ये भाव नहीं रहेगा तो ये हमारे लिए डिस्ट्रॉय करने वाले भी हो सकते हैं। इसलिए बस यही चाहूंगा तरीके से कि अब संस्कृति ना आए, क्योंकि जो जिस तरीके से मोबाइल का, इंटरनेट का और तमाम सारे संसाधनों का विकास हुआ है, सब काम कर रहे हैं, लेकिन देश प्रथम जी। पहले हमारा देश है, उसके बाद हम हैं। देश रहेगा तो हम सब रहेंगे, हम सब खुशहाल रहेंगे। अगर देश पे विपत्ति आएगी और पहले की तरह कोई फिर से कोई दूसरे शासन हमारे ऊपर आ जाएगा, तो ना हम अपनी बात कह पाएंगे, ना हम ढंग से जी पाएंगे। जी, मतलब आजादी को जिंदा रखना है, उसके लिए निरंतर लड़ना है, संघर्ष करना है और लोकतंत्र को भी व्यवस्थित करना है। सानले जी, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं पवन जी की बात को ही आगे बढ़ाना चाहूंगी कि बाकी सारी चीजें जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ रंगमंच और इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि आज संचार के साधनों का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो चुका है, हर सारी सुविधाएं मौजूद हैं, पर एक चीज जो ये है, ये हमारी एक संस्कृति है। या मेले दशहरे की हम बात करें, नाटक की बात करें और रंगमंच की बात करें, सबकी, तो ये हमारी एक संस्कृति से जुड़ा हुआ एक अभिन्न हिस्सा है। तो मैं बस जाते हुए इतना कहना चाहूंगी हमारी जो युवा पीढ़ी है और सभी लोगों से कि जो मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी में इस तरफ जो एक इंटरेस्ट है युवा लोगों का, वो धीरे धीरे मोबाइल तक सीमित होते जा रहा है। कुछ जगह तो है, लेकिन अभी हमें जरूरत है कि हम इन चीजों को आगे बढ़ाएं, हम इसमें इंटरेस्ट को बढ़ाएं कि लोग और जुड़ें, और इस तरह के जो ये आयोजन होते हैं उस पर हम लोग फोकस करें और अपनी संस्कृति को भी हम आगे बढ़ाएं और अपनी आजादी को भी हम सुरक्षित रख पाएं। तो निश्चित तौर पर आजादी का बहुत सुनहरा और बहुत बलिदानी और बहुत गौरवपूर्ण हमारा इतिहास है, और इस इतिहास के बहुत सारे आयाम हैं। हर क्षेत्र ने, हर तबके ने, हर जाति वर्ग ने, हर समुदाय ने और हर क्षेत्र ने योगदान दिया है, तभी हम इस आजाद भारत में मुस्कुरा रहे हैं। अपने चिंतन मंथन को बनाए रखते हुए पवन जी कुछ गुनगुनाना चाहते हैं, तो पवन जी की लाइनों के साथ हम विदा लेंगे आपसे। नया दौर का गाना जब भी चालू होता है, सारे देशभक्त लोग मस्ती में आ जाते हैं। तो इस कार्यक्रम का समापन करते समय हम लोग सब मिलके गाएं, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो होए, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना।